प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो तक विभक्ति प्रकरण को सीख लिया है और विभक्ति प्रकरण के अंतिम 32वें वीडियो में मैंने आपसे एक निवेदन किया था कि प्रथमा, द्वितीय और तृतीय विभक्ति को आप ठीक से याद कर लेंगे। अधिकतम शब्दों की प्रथमा, द्वितीय, तृतीय विभक्ति याद करेंगे, जो कि आप लोगों ने याद कर ली होगी। और इसका प्रयोजन में भी मैंने बताया था कि इसका सबसे ज्यादा उपयोग हम वाच्य परिवर्तन में लेंगे ताकि आप ठीक से वाच्य परिवर्तन को समझ सकें। एक बार वाच्य परिवर्तन को ठीक से समझने के लिए आपको प्रथम वीडियो से लेकर के अंतिम 32वें वीडियो तक ठीक से देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। आप लोगों ने बहुत सारे वाक्य बनाए हैं और उससे आप समझ भी गए होंगे कि वाक्य क्या होते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का एक समूह होता है जिसका एक नियत अर्थ होता है। अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को हम वाक्य बोलते हैं। जैसे राम एक पत्र लिखता है, यह हमने एक साधारण वाक्य बनाया है और ऐसे वाक्य आपने बहुत सारे बनाए हैं, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। इसी वाक्य को हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। कार्य हो रहा है और कार्य कर्ता ही कर रहा है, किंतु एक जगह कर्ता पूर्ण रूप से सक्रिय है और दूसरे जगह कर्ता सक्रिय न होकर के कर्म सक्रिय हो जाता है। तो इस प्रकार से वाक्य की रचना बदल जाती है। तो हम यह वाक्यों की रचना किस प्रकार से होती है उसको हम आज समझेंगे और इन वाक्य रचनाओं को ही वाच्य बोलते हैं। और इन रचनाओं में हम जो परिवर्तन करते हैं उनको हम वाच्य परिवर्तन बोलते हैं। वाच्य परिवर्तन में कभी भी काल बदलता नहीं है, यानी जैसा कि हम अंग्रेजी में कह सकते हैं कभी टेंस बदलता नहीं है। टेंस वो का वही रहता है, उसका काल वो का वही रहता है, उसका समय वही रहता है, किंतु उसकी रचना बदल जाती है। तो हम कुछ उदाहरण लेकर के और वाक्य की रचना को हम समझते हैं। इन वाक्यों को थोड़ा ध्यान से देखिए। पहले में है लड़का कहानी लिखता है और दूसरे में है लड़का कहानियां लिखता है, कहानियां लिखता है। फिर तीसरा वाक्य है लड़के कहानी लिखते हैं, लड़के कहानी लिखते हैं। यानी यहां लड़का क्या है, एक वचन है और यहां भी क्या है, एक वचन है, किंतु यहां लड़के क्या है, बहुवचन है। और यहां क्रिया क्या है, एक वचन है और यहां भी क्रिया क्या है, एक वचन है, किंतु यहां क्रिया क्या है, बहुवचन है। कहने का मतलब ये जो कर्म है ये अगर बदल जाता है तो क्रिया बदलती नहीं है। अब इन्हीं वाक्यों को हम आगे वालों में देखते हैं। वाक्य मुख्य वही है, काल भी वही है, लिखता है, ता है, ती है, ती है, तो वो का वही है। तो यहां कहानी लिखी जाती है, कहानी स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में। कहानियां बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में जाती हैं। एक वचन में है होता है और बहुवचन में है होता है। उसके बाद में यहां कहानी एक वचन है, कहानी का मतलब यहां करता है, इसके अनुसार चल रही है, तो यहां क्या है, एक वचन है। अब यहां लड़कों का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहां लड़का एक है, इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ,
या लड़के के द्वारा एक है तो जाति है, क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। कहने का मतलब हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। किसका? पहला कर्ता, पहला किसका ध्यान देना है? कर्ता। और उसके बाद में कौन आ गया? कर्म। और फिर क्या आता है अंत में? क्रिया। कौन कौन हुए? कर्ता, कर्म, क्रिया। अब ये कर्ता और कर्ता, कर्म, क्रिया, इनमें क्या परिवर्तन होता है? इनमें जो परिवर्तन होता है, इनके अनुसार जो परिवर्तन होता है वही वाच्य परिवर्तन होता है। कईयों में कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है और कईयों में कर्म के अनुसार चलती है। अब कईयों में कर्ता क्या होता है? मुख्य हो जाता है, सक्रिय होता है, और कईयों में कर्म सक्रिय होता है। जिसमें कर्ता सक्रिय होता है उसको एक्टिव बोलते हैं, और जिसमें कर्म सक्रिय होता है तो कर्ता क्या हो गया? पैसिव हो गया। पैसिव का मतलब कर्ता निष्क्रिय हो गया। तो यही होता है आपके अंग्रेजी में भी एक्टिव, पैसिव। जहां कर्ता एक्टिव है वहां एक्टिव हो गया, और जहां कर्ता एक्टिव नहीं है, कर्म एक्टिव है, तो वहां कर्ता के अनुसार क्या हो गया? वो पैसिव हो गया। तो अंग्रेजी में एक्टिव पैसिव होती है और संस्कृत में वाच्य हो जाते हैं। संस्कृत में कर्ता और कर्म के अनुसार जो क्रिया का परिवर्तन होता है उसी को वाच्य परिवर्तन बोलते हैं। जहां कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है वो कर्तावाच्य होता है, और जहां कर्म के अनुसार क्रिया चलती है वह कर्मवाच्य होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कर्ता मूल शब्द क्या है? कर्तृ होता है, तो उसको हम कहेंगे कर्तृवाच्य। क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य कहेंगे। जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है वो हो गया कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य। और इसको अगर ऐसे लिखेंगे कि कर्ता में प्रयोग होता है, यानी कर्ता के अनुसार प्रयोग होता है, तो उसको हम कहेंगे कर्तरी। इसकी सप्तमी विभक्ति है, कर्तरी प्रयोग है। क्या हो गया? कर्तरी प्रयोग है। तो पहला इसका नाम क्या हो गया? कर्तृवाच्य, और दूसरा इसका नाम क्या हो गया? कर्तरी प्रयोग है। यहाँ कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य, और यहाँ कर्तरी प्रयोग है। उसके बाद में दूसरा प्रयोग जहां कर्म के अनुसार चलता है तो वहां क्या हो गया? कर्मवाच्य। उसको हम बोलेंगे कर्मवाच्य। और इसका यदि कर्मण शब्द होता है, नकारांत होता है, इसलिए इसकी सप्तमी विभक्ति हो जाती है कर्मणि। तो इसका प्रयोग को हम क्या कहेंगे? कर्मणि प्रयोग है। तो पहला हो गया कर्तृवाच्य, कर्तरी प्रयोग है। दूसरा कर्मवाच्य, जिसको हम कहेंगे कर्मणि प्रयोग है। तो कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग। अब एक वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें कर्म होता ही नहीं है, और वहां क्या होता है? कर्ता अनएक्टिव हो जाता है, यानी पैसिव हो जाता है। पैसिव का मतलब कर्ता निष्क्रिय हो जाता है। तो वहां क्या होता है? क्रिया अपने हिसाब से ही चलती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? भाववाच्य। भाव किसको कहते हैं? क्रिया को बोलते हैं। तो वो हो गया भाववाच्य, यानी क्रिया अपने हिसाब से ही चलेगी, उसमें अन्य किसी का प्रभाव नहीं होगा। वहां कर्म का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि वह कर्म होता ही नहीं है। और इसका हम शब्द भी लेंगे तो भावे प्रयोग है। क्या हो गया? भावे प्रयोग है। तो पहला हो गया कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। और अगर इसका प्रयोग बोलते हैं
तो पहला कर्तरी प्रयोग है और दूसरा कर्मणी प्रयोग है और तीसरा भावे प्रयोग है। तो इस प्रकार से वाक्यों के 3 प्रयोग हो गए, कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, भावे प्रयोग। वाच्य कितने हो गए? 3 हो गए, कर्तरीवाच्य, कर्तरीवाच्य, कर्मणी कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इस प्रकार से वाच्य 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, और आपके अंग्रेजी में 2 ही होते हैं, एक्टिव और पैसिव। जहां कर्ता एक्टिव होता है वो एक्टिव हो गया, एक्टिव सेंटेंस हो गया, और जहां कर्ता पैसिव होता है यानी वो निष्क्रिय होता है, जहां कर्ता की प्रधानता नहीं होती है यानी कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं चलती है, तो वहां क्या हो गया? वो पैसिव हो गया। तो अब इन वाक्यों का हम प्रयोग करके देखते हैं कि वाक्य बना करके देखते हैं, उसके बाद में हम एक एक प्रयोग को ठीक से समझेंगे। इन वाक्यों की संस्कृत आप ठीक से देखिए। पहला वाक्य है बालकः कथां लिखति। तो बालकः लिखति, यहां भी बालकः लिखति, बालकाः लिखन्ति, बालकाः लिखन्ति, बालकाः बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। यहां प्रथमा विभक्ति है और यहां भी प्रथमा विभक्ति है और यहां भी प्रथमा विभक्ति है। यहां एक वचन है और यहां भी एक वचन है, किंतु यहां बहुवचन है, तो यहां फिर एक वचन करता है तो क्रिया भी क्या है? एक वचन। यहां भी क्रिया क्या है? एक वचन, और यहां क्रिया क्या है? बहुवचन। अब देखिए, यहां कथा द्वितीय विभक्ति, यहां भी कथा द्वितीय बहुवचन है और यहां भी द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति है और यहां क्या है? एक वचन है और यहां क्या है? बहुवचन, और यहां एक वचन है। तो अब देखिए, जहां एक वचन करता है तो वहां क्रिया भी एक वचन है, और जहां बहुवचन करता है तो वहां क्रिया भी बहुवचन है। कहने का कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है। अब अगले वाक्य में देखिए, यहां क्या होती है? इन वाक्यों के अंदर एक वचन, एक वचन, एक वचन, बहुवचन, बहुवचन, एक वचन, यानी कर्ता और क्रिया का मेल नहीं खा रहा। यहां कर्म के अनुसार क्रिया चल रही है। तो जहां कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है, कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन है, और कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है। ऊपर वाले वाक्यों में कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है, कर्ता जिस वचन का होता है तो उसी वचन की क्रिया है। यहाँ कर्म जिस वचन का है, क्रिया भी उस वचन की है। तो कहने का जहां कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है वहां कर्तरीवाच्य होता है, और जहां कर्म के अनुसार क्रिया चलती है वहां कर्मवाच्य होता है। अब थोड़ा सा इनका हम अंग्रेजी बना करके और देख लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या परिवर्तन होता है। अब हम इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला वाक्य था लड़का कहानी लिखता है, तो इसकी अंग्रेजी हो जाती है बॉय राइट्स ए स्टोरी, यानी एक वचन करता है, इसके अनुसार इसकी क्रिया भी क्या होगी? राइट्स होगी, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है, इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें एक वचन कर्ता की क्रिया के साथ एस या ईएस लगता है। तो बॉय राइट्स ए स्टोरी। ऐसे ही अगर एक से ज्यादा कहानियां लिखता है तो लड़का कहानियां लिखता है, बॉय राइट्स ए स्टोरीज, यानी स्टोरीज होने पर इस क्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद में
लड़के कहानी लिखते हैं, तो यहां क्या हो गया, बॉयज, और इस क्रिया पर प्रभाव पड़ गया राइट। बॉयज राइट ए स्टोरी, लड़के कहानी लिखते हैं। अब ये तो हुआ जहां कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही थी, यानी कर्ता एक वचन होता है तो क्रिया का रूप भी बदल जाता है, और कर्ता बहुवचन होने पर भी क्रिया का रूप बदल जाता है। किंतु जहां कर्ता चेंज होता है, इसका वचन चेंज होता है, तो यहाँ कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कर्ता एक वचन है और कर्म बहुवचन है तो क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रिया पर यदि कोई प्रभाव पड़ता है तो कर्ता के अनुसार पड़ता है। उसके बाद में इसका अगला भाग हम देखते हैं, जैसे कहानी लड़के के द्वारा लिखी जाती है, तो यहाँ कर्म प्रधान हो गया, कर्ता प्रधान नहीं है, तो ए स्टोरी, और उसके बाद भी इसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगी, स्टोरी इज, और उसके बाद में क्रिया क्या होगी, रिटन बाय बॉय, द स्टोरी इज रिटन बाय बॉय। उसके बाद में अगर ये कर्म है वो बहुवचन हो गया तो इसकी क्रिया भी चेंज होगी, हेल्पिंग वर्ब है तो वो क्या हो जाती है, स्टोरीज आर रिटन बाय बॉय। ऐसे ही ए स्टोरी इज रिटन बाय बॉयज, यानी ये सब्जेक्ट था, जो ऑब्जेक्ट किस जगह आ रहा है तो ये बहुवचन होता है, तो इसका इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कर्म के अनुसार भी क्रिया बदलती है। तो जहां कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है वो कर्मणी प्रयोग होता है, और जहां कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है वो कर्तरी प्रयोग होता है। संस्कृत में कर्तरी प्रयोग, कर्म प्रयोग, कर्तरी प्रयोग है, कर्मणी प्रयोग है, भावे प्रयोग है। इस प्रकार से तीन प्रयोग होते हैं, यानी वाक्य रचना के तीन प्रकार होते हैं रचना की दृष्टि से, किंतु अंग्रेजी में दो ही होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जहां कर्ता एक्टिव होता है तो वहां एक्टिव हो गया, यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया में बदलाव होता है, और जहां कर्म एक्टिव होता है, यानी जो कर्ता होता है वो पैसिव हो जाता है। पैसिव का मतलब वो निष्क्रिय हो जाता है। जहां कर्ता निष्क्रिय हो जाता है वहां पैसिव वॉइस होती है, और जहां कर्ता एक्टिव होता है वहां एक्टिव वॉइस होती है। तो ये हमने अंग्रेजी के साथ में इसकी तुलना करके मैंने आपको कर्तरी प्रयोग और कर्मणी प्रयोग बताया है। तो इसके बाद में हम कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग और भावे प्रयोग यानी वाच्य परिवर्तन को हम ठीक से समझेंगे। तब तक आप लोग इनको एक बार अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास करेंगे। मैं बहुत ही सरल विधि से आपको वाच्य परिवर्तन तैयार करवाऊंगा, यहाँ तक कि आपकी पाव नंबर भी नहीं कट पाए, पूर्णतः आपका वाक्य सही हो। वाच्य परिवर्तन चाहे कोई भी परीक्षा में आ जाए तो उसको पूर्णतः सही हो, तो ऐसा मैं आपके सामने प्रयास करके दिखाऊंगा। तो आप लोग बराबर जुड़े रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं, बराबर अभ्यास करेंगे। इसी आशा के साथ जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, नमो नमः, पुनः मिलामः।